स्कोर फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं नजरिया नजरिया। एक नई सोच को मिलके सोचे जरा, बस बदलना है जो बोलो होगा वो क्या। नजरिया 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 नजरिया। नई नौकरी, नए लोग, टाइम मैनेजमेंट और चीजों को ऑर्गेनाइज रखना, क्या ना देख पाने की स्थिति में ये असंभव है? बधाई हो रोहित, तुमने ठीक कहा था कि अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया तो नौकरी पक्की है तुम्हारी। इंटरव्यू में जिस कॉन्फिडेंस के साथ तुमने जवाब दिए, उसके बाद तुम्हारी वो प्रेजेंटेशन और फाइनली लैपटॉप पर तुम्हारा वो काम करके दिखाना, सभी काफी इम्प्रेस थे तुम्हारे काम से। थैंक्स शामली, थैंक्स अ लॉट। हेलो शामली। हाय जगदीश जी। जगदीश जी, ये रोहित हैं, इन्होंने आज ही हमें ऑफिस में ज्वाइन किया है। अच्छा, ये रोहित, लेकिन ये तो ब्लाइंड है, ये कैसे काम करेंगे? ऑफिस वालों ने इन्हें कैसे ले लिया? जगदीश जी प्लीज। शामली ने आपको बता ही दिया होगा कि हमारे ऑफिस में काम बहुत सारा है। मैं आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रोहित जी, ऐसा तो सभी कहते हैं, लेकिन आसान नहीं है, और आपके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल होगी। कैसे करेंगे ये सब कुछ? जिसे सब करते हैं। वैसे रोहित जी, आप रहते कहाँ हैं? शालीमार बाग। शालीमार बाग से 4 किलोमीटर आगे रहता हूँ मैं। आने में देर कितनी लगी आपको? 1 घंटा। 1 घंटा तो मुझे भी लगता है। कोई साथ आया होगा आपके? नहीं तो क्यों, आपके साथ कोई आता है क्या हर दिन? नहीं, मुझे मदद की जरूरत थोड़ी है आपकी तरह। जरूरत तो मुझे भी नहीं पड़ती, मैं भी आपकी तरह निकलता हूँ। मैं दृष्टिहीन हूँ, लेकिन मेरा दिमाग, हाथ पैर सही सलामत है। हम आँखों के बगैर काम करना सीख लेते हैं। वैसे भी जगदीश जी, रोहित को ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और ये बात तो आप भी जानते हैं कि यहाँ नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनको काम आता हो, है ना? सो तो है। अरे तो इन्हें बधाई तो दे दीजिए। बधाई हो रोहित जी, बधाई हो। शुक्रिया जगदीश जी। दृष्टिहीनता से जिंदगी रुकती नहीं। इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डायल करें 011-460-70-380 या हमें मेल करें helpdesk@highway.org पे। ये है रोशनी का कारवां। हाय, आई एम सिद्धार्थ शर्मा फ्रॉम दिल्ली। कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। मेरी जिंदगी में कुछ खास बाधाएं नहीं आई हैं। आज मैं अपनी पब्लिक रिलेशंस एजेंसी चला रहा हूँ। मैं हरीश कोटियल। जब मैं 13 साल का था, दिवाली के टाइम में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया, और उसके बाद हम हॉस्पिटल में वगैरह गए, लेकिन जब पता चल गया कि बात नहीं बन रही है, फिर मैंने रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सीख ली और वहाँ पर मोबिलिटी और ब्रेल सीख ली। फिर इस तरह से मैंने अपना पढ़ाई भी आगे जारी रख ली, और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कंप्यूटर्स वगैरह सीखने के लिए मैंने प्रयास किए। अलग अलग शहर में मेरा ट्रांसफरेबल जॉब था, तो अभी फिलहाल तो मैं मुंबई में हूँ, और मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर करके हूँ। दृष्टिहीनता से जुड़ी जानकारी के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा आईडी है helpdesk@highway.org या हमें फोन कीजिए। हमारा नंबर है 011-460-70-380। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्कोर फाउंडेशन। रोज खेलो रोज जीतो, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अरे भाई, पर कैसे? अब आप खेल सकते हैं हमारे साथ हर रोज और जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। आप जीत सकते हैं पेन ड्राइव, आप जीत सकते हैं हेडफोन्स, और हो सकता है आपका फोन रिचार्ज। तो खेलते रहिए,
रोज खेलो रोज जीतो प्रोग्राम रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, रेडियो उड़ान पर रोज खेलो रोज जीतो खेलना बहुत आसान है। शाम को 7 बजे से 11 बजे के दरमियान हम बताएंगे आपको एक कोड। आपको वही कोड हमें SMS करना है 9463668196 पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पर, या फिर आप हमें हमारी स्काइप आईडी पर चैट कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर डायरेक्ट सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप रूबरू हैं कि मैं समय समय पर आपको तमाम हस्तियों से मिलाता हूं और उन तमाम लोगों को इनवाइट करता हूं जो हमारे बेटरमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जिन पर आरोप है उनको भी मैं स्टूडियो में बुलाता हूं और उन पर लगे आरोपों पर उनकी सफाई लेता हूं। रेडियो उड़ान का हमेशा से ये प्रयास है कि दोनों पक्षों को सुना जाए और नतीजा लिसनर्स पर छोड़ दिया जाए। उसी मुहिम के तहत जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत खास हैं और एक लंबे अरसे से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उन्हें स्टूडियो में बुलाने के लिए मुझे मेल्स आती रही हैं और फोन्स आते रहे हैं और आज हम उनसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे और जानेंगे आखिर इतना लंबा संघर्ष आखिर क्यों। तो स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं मिस्टर मंतोष कुमार जी का, जो कि अभी PhD के लिए तैयारी कर रहे हैं और एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप यानी कि NIVH, और ये विवादों में रहते हैं। खास तौर पे सोशल मीडिया में ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और नेशनल एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप के खिलाफ मोर्चा खोले रखते हैं और आए दिन इनकी जो मैसेजेस हैं हमें पढ़ने को मिलते हैं जिसमें ये कटाक्ष करते हैं और उन सभी बातों का हम आज इनसे विस्तार पूर्वक जानेंगे। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या आरोप है और इनका संघर्ष किस दिशा में जा रहा है। मंतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान। जी धन्यवाद सर। इससे पहले प्रोग्राम को शुरू करें, मंतोष जी थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ और बैकग्राउंड के बारे में, आप कहां से हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लिसनर्स के साथ शेयर करें। जी दानिश जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति और पूरे रेडियो उड़ान टीम के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने अपने शो के लिए इस विषय को चयनित किया और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका ये प्रयास, आपका ये सहयोग हमारे इस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करेगा। जहाँ तक मेरे पर्सनल व्यक्तित्व का प्रश्न है तो दानिश जी, मैं झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से संपन्न हुई। उसके बाद मैं एक छोटे से NGO में कुछ दिन वर्क किया और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं NIVH आ गया। NIVH में मैं 2010 से रह रहा हूँ और इस दौरान हमने NIVH से कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 1 ईयर डिप्लोमा किया, इसी संस्थान से B.Ed किया और अभी इसी संस्थान से M.Ed कंप्लीट किया हूँ। इस दौरान जी दानिश जी, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हैं, किसी एसोसिएशन से जुड़े हैं? जी दानिश जी, मैं सबसे पहले तो ये NIVH जिसके अध्यक्ष श्रीमान SK सिंह जी हैं, उनके साथ मैं काफी दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ और एक उत्तराखंड की एक NGO है, ये कन्वेंशन ऑफ द ब्लाइंड इंटेलेक्चुअल, जो कि यहाँ के रिटायर्ड लेक्चरर डॉक्टर RS चौहान जी चला रहे हैं। तो उस NGO के साथ भी मैं काफी दिनों से काम कर रहा हूँ। ये NGO बेसिकली ब्लाइंड फील्ड में हो रहे करप्शन के अगेंस्ट फाइट करती है। जी दानिश जी। जी, तो मंतोष जी, अब मैं सीधे सवालों पर आता हूँ। जी,
जी, तो आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने एमएड की है अभी एनआईवीएच से, आपने बताया आप नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड NAVH SK सिंह जी के साथ एसोसिएटेड हैं, और साथ ही साथ आप डॉक्टर चौहान जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर NIVH से हैं, उनकी एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सर। तो NIVH के खिलाफ ये मोर्चा कब से खोला है आपने और क्या कारण है? देखिए सर, NIVH के खिलाफ मोर्चा तो सबसे पहले डॉक्टर RS चौहान जी ने खोला था, और हम लोगों ने उस आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है। क्योंकि सर सबसे पहली बात, आज से 6 साल पहले इस NIVH को ब्लाइंडों का मक्का मदीना कहा जाता था। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति है, तो यहाँ लोग किसी भी पुराने अगर ब्लाइंड पर्सन से हम बात करें, किसी से एडवाइस लें, तो सीधा मना करते हैं कि नो मिस्टर, NIVH इज डर्टी प्लेस, आप वहां से संपर्क ना करें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका कारण ये है कि 2006 में श्रीमती अनुराधा डालमिया जी, जो पहले अनुराधा मोहित के नाम से जानी जाती थी, उनकी नियुक्ति अवैध तरीके से यहाँ कर दी गई, और जिसके बाद उन्होंने यहाँ अपार भ्रष्टाचार फैला रखे हैं। अनेक मोर्चे पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय उत्पीड़न लोगों का किया जा रहा है। यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के कर्मचारी काफी प्रताड़ित हैं, और इसके खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर, मैं इनके नियुक्ति के विषय पर बात करें तो सर, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2006 में एज ए डायरेक्टर NIVH इनकी नियुक्ति हुई सिर्फ एक बायोडाटा के आधार पे, जिसमें इन्होंने अपनी योग्यता दर्शाई थी 1 ईयर स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन वेंडरबिंट यूनिवर्सिटी। इन्होंने वेंडरबिंट यूनिवर्सिटी से, अमेरिका के वेंडरबिंट यूनिवर्सिटी से 1 ईयर डिप्लोमा किया, इन्होंने बताया। और उस यूनिवर्सिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इन्होंने हमारे यहाँ से कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं किया। आपके पास प्रूफ है? में ये हमने मिनिस्ट्री में कंप्लेन किया था, मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी कराई, और इंक्वायरी से रिपोर्ट आई है। हमने RTI के तहत ये मिनिस्ट्री से मांगे हैं। आपको मिल गए? अवेलेबल है। अगर आप या कोई भी हमारे दृष्टिवादी साथी ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना चाहें तो मैं निसंकोच उन्हें देने को तैयार हूँ। पहली बात। दूसरी बात सर, ये NIVH डायरेक्टर बनने से पहले 2 साल ये डिसेबिलिटी कमीशन में भी एज ए डिप्टी कमिश्नर काम की हैं। वहां भी उनकी नियुक्ति इसी बायोडाटा के आधार पर हो गई। उसके पहले इन्होंने कुछ दिन ह्यूमन राइट कमीशन में काम किया। वहां तो उन्होंने बताया कि इनकी किसी मतलब नियुक्ति प्रक्रिया के बगैर ही इनको 12,000 रुपया एनोरियम पर रखा गया था, और उनकी योग्यता के विषय में उनको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एज ए डिप्टी कमिश्नर डिसेबिलिटी कमीशन में और एज ए डायरेक्टर NIVH इनकी नियुक्ति किस आधार पर हो गई, जबकि इनके पास वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध ही नहीं है। मिनिस्ट्री इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। और आपको बताऊं सर, इस मुद्दे पर हम लोग विगत 5-6 सालों से अनेक मंत्री चले गए। मुकुल वासनिक जी से हम लोगों ने वार्ता किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से हम लोगों ने वार्ता किया, कुमारी शैलजा से हम लोगों ने वार्ता किया, और अब थावरचंद गहलोत जी से भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं। सभी का ये कहना है कि ये विषय अत्यंत ही संवेदनशील है, हम इस पे उचित जांच कराकर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब हम लोग RTI के माध्यम से मंत्रालय से पूछते हैं कि भाई ये हमारे कंप्लेंट पर क्या हुआ, तो वही सिर्फ एक जवाब आता है कि जांच प्रक्रिया जारी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इस पे जांच कराने में इतना समय लग रहा है, जबकि मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री के पास ये दस्तावेज उपलब्ध हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, हम ये विषय है सर। एक तो नियुक्ति को लेके आप बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने करप्शन की बात की, थोड़ा सा करप्शन पे भी आप प्रकाश डालें, क्या किस तरह का करप्शन हो रहा है? जी सर, यहाँ जो ये आपको सर ज्ञात होगा कि NIVH भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था है, जो कि दृष्टिबाधितों के पुनर्वास के लिए काम करती है। यहाँ केंद्र सरकार की सारी जो पॉलिसी है यहीं से लागू होती है, और यहाँ पर्याप्त मात्रा में फंड सरकार की ओर से आते हैं। उस फंड को ब्लाइंड के रिहेबिलिटेशन के लिए, दृष्टिबाधितों के रिहेबिलिटेशन के लिए ना लगाकर इन्हें मतलब अनर्गल कामों में लगाया जाता है। जैसे अनावश्यक कंस्ट्रक्शन कराए जाते हैं, मतलब तरह तरह के ध्यान शिविर वगैरह वगैरह कराए जाते हैं, जिसमें ब्लाइंड के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और उससे कोई लाभ नहीं होता, और ब्लाइंड की फैसिलिटी काटी जाती है। जैसे सर, यहाँ पहले यहाँ जो स्टूडेंट थे, यहाँ के जो ट्रेनी थे, उनको पर्याप्त सुविधाएं दी जाती थी। साल में इनका एक एजुकेशनल टूर जाता था, सब बंद हो गया।
और आवाज उठाने पे ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन यहाँ तरह तरह के वो प्रोग्राम कराए जाते हैं, जैसे मतलब एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम होता था जो एजुकेशन बाहर भेजते थे फॉरेन में। नहीं, फॉरेन तो नहीं भेजते थे सर, ये अपने कंट्री में ही और दूसरे जगह भेजते थे, जैसे बेंगलोर गए, तो वो बंद हो गया, मुंबई गए जी। तो 10 दिन की इनकी टीम जाती थी B.Ed M.Ed की, तो सारी फैसिलिटी बंद कर दी गई है। यहाँ सिर्फ ब्लाइंड के रिहेबिलिटेशन के नाम पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर की दीवार तोड़ो, उधर जोड़ो, उधर की दीवार तोड़ो, उधर जोड़ो, 60 फीट की दीवार बना दी गई। तो गलत क्या है? अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग को रिन्यू किया जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं किया जा रहा है, गलत इसमें ये है सर कि अनावश्यक किया जा रहा है, जो चीज सही है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें पहले फोकस करना है ब्लाइंड के रिहेबिलिटेशन पे, ऐसे काम करने हैं जिससे ब्लाइंड को रोजगार मिले। ठीक है सर। यहाँ इनका स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट चलता है, जिसमें D.Ed B.Ed और M.Ed के कोर्स चलाए जाते हैं। तो वो एक छोटे से गेस्ट हाउस में चलाए जा रहे हैं, जिनमें मतलब कमरे इतने छोटे छोटे हैं कि 2 बेड के अलावा इसमें तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना वो, आप कह रहे हैं? नहीं, तो उसके लिए सर इनके पास बिल्डिंग नहीं है, उसके लिए बिल्डिंग तैयार नहीं कराए जा रहे हैं। तो किसके लिए और ये 7-7 फीट के दीवार बनाए जा रहे हैं, इससे हमें आपत्ति है। अगर ये B.Ed डिपार्टमेंट चलाने के लिए, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाने के लिए एक बिल्डिंग बनाए जिससे कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके छात्रों को, तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन उस पर ये इन्वेस्ट ना करके ये सड़कें बनवाने में और ये बाउंड्री वॉल को, सही बाउंड्री वॉल को तोड़ने में, उस पर व्हाइट वॉशिंग कराने में और ये सब में इन्वेस्ट हो रहा है। यहाँ काफी करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं, इससे हम लोगों को आपत्ति है। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के खिलाफ भी आप लिखते रहते हैं आए दिन वहाँ फेसबुक में, वो क्यों? जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड के खिलाफ लिखने का कारण ये है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में भी बहुत बड़े स्तर पे करप्शन हो रहा है, जिसके मुद्दे पर हम लोग अप्रैल महीने में काफी लंबा प्रोटेस्ट किया और आपने भी इस मुद्दे को अपने एपिसोड में उठाया है। तो उस पर मैं चर्चा करने के बजाय मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि वर्तमान फेडरेशन के महासचिव श्री S.K. रोंगटा जी जो हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान श्रीमती डालमिया को यहाँ डायरेक्टर बनाने में रहा है। और जब जब हम लोग मंत्रालय में आवाज उठाते हैं तो रोंगटा जी उनको प्रोटेक्ट करने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं तब बता दूं कि जब कुमारी शैलजा जी अपने मंत्रालय के मंत्री हुआ करती थी, तो हम लोगों ने 8 अक्टूबर 2013 को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने आवाज उठाया कि डायरेक्टर NIVH की नियुक्ति की जांच कराई जाए और अगर उनकी नियुक्ति अवैध है तो इनको तत्काल बर्खास्त कर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके अगले दिन रोंगटा जी ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने आरोप लगाया कि डायरेक्टर NIVH के ब्लाइंडनेस का फायदा उठाकर कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हम उनसे पूछते हैं कि कौन है वो लोग जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनका नाम वो क्यों नहीं लेते? अगर मंतोष है या कोई व्यक्ति है तो उनका नाम लें और बताएं कि किस तरह से परेशान कर रहे हैं। तो रोंगटा जिस पे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इन्होंने, आपको बताऊं सर, यहाँ जो B.Ed M.Ed कोर्स इनका चल रहा है, मैं भी यहाँ सन 2011-12 में B.Ed किया और आपको बताऊं इन्होंने बिना किसी एफिलिएशन का B.Ed कोर्स करा दिया, जिससे 12 ब्लाइंडों का 1 साल खराब हो गया। उस 12 में से विदाउट एफिलिएशन मतलब? जी सर, इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि एफिलिएटेड बाय UTU, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन प्राप्त है हमें। ठीक है सर। और उस समय इनके कोर्स को एफिलिएशन मिला ही नहीं था कहीं से, जिस कारण इनको नेक्स्ट ईयर एफिलिएशन मिला। और उस सत्र में जिन ब्लाइंडों ने यहाँ से B.Ed किया था, उनका 1 साल खराब हो गया, जिसमें 12 ब्लाइंड थे, जिसमें 12 में मैं भी एक ब्लाइंड था। और उसके खिलाफ आवाज उठाने पे सभी ब्लाइंडों को बुला करके इंडिविजुअली तरह तरह की धमकियां दी गई। तो उसमें किसी कारणवश या किसी मजबूरी में आकर 11 ब्लाइंड मुकर गया और मैं अकेला ब्लाइंड था जो हमने आवाज उठाया और इस मुद्दे को मैं कंज्यूमर कोर्ट ले गया और वहां हमें सफलता मिली। क्या सफलता? और मैं थोड़ा सा मंतोष जी आपको माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से बोलना पड़ेगा कि आप ब्लाइंडो शब्द का जिक्र ना करें, क्योंकि ब्लाइंडो शब्द कुछ नहीं होता। आप दृष्टिहीन साथियों का जिक्र करें, ब्लाइंडो कोई भी शब्द नहीं होता। जी सॉरी सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जी तो क्या कंज्यूमर कोर्ट में आपको मिला? कंज्यूमर कोर्ट ने सारे तथ्य का अवलोकन करने के पश्चात ये माना, ये स्वीकार किया कि इन्होंने हम दृष्टिबाधितों के साथ ये छल किया है। इनके पास कोई एफिलिएशन नहीं था, लेकिन इन्होंने एफिलिएशन बता करके हम लोगों को दाखिला दिलाया, जिस कारण हमारा 1 साल खराब हो गया। और आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि हम लोगों ने जब विरोध दर्ज किया
तो इन्होंने यहाँ तक कहा कि आप अगले सत्र में एमएड का एंट्रेंस दें, अगर आप एमएड में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको प्रोविजनल एडमिशन दे दिया जाएगा। हम लोग उस पर भी एग्री हो गए और उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे अन्य साथियों के साथ साथ मैं खुद उस एंट्रेंस में सेकंड पोजीशन लाया था, लेकिन इन्होंने हमें एडमिशन नहीं दिया और मेरे से कम नंबर वालों को एडमिशन दिया, जिसपे भी कंज्यूमर कोर्ट ने घोर आपत्ति जताई और इनके ऊपर 60,000 रुपया का जुर्माना लगाया। ठीक है सर, लेकिन इन्होंने वो पैसा भी हमें आज तक उपलब्ध नहीं कराया और 6 सितंबर 2013 को यहाँ एक रीजनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। उसमें अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी आए थे और उन्होंने एक समझौता कराने का प्रयास किया और उन्होंने इनको सख्त आदेश दिया कि इनको एमएड में इस सत्र में एडमिशन दिया जाए। ठीक है सर, और इसी बीच मैं उत्तराखंड के गवर्नर के पास भी गया था। उन्होंने इनको सख्त आदेश दिए थे कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको इस सत्र में एडमिशन दिया जाए, जितना नुकसान हुआ उसके लिए इनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों के कारण नुकसान हुआ है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्होंने ये कहा कि हम गवर्नर साहब के आदेश का सम्मान करते हैं और हम इस पे उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने हमें एमएड में एडमिशन जरूर दिया। मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं। अगले उस सत्र में हमें एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी एडमिशन नहीं मिला था, लेकिन अगले सत्र में इन्होंने हमें एडमिशन दिया बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। लेकिन क्या वो 12 दृष्टिबाधित जन जिनका 1 साल खराब हुआ उसकी क्षतिपूर्ति ये कर सकते हैं? दूसरी बात, अगर इन्होंने हमें एडमिशन दिया तो उन और 11 दृष्टिबाधितों को क्यों नहीं दिया एडमिशन? हमें इसलिए एडमिशन दिया कि मैं इस प्रोटेस्ट का इनके नजर में मुखिया था, जो डायरेक्टर एनआईवीएच के करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस ग्रुप का मैं मुखिया ये हमें मानते थे। और आपकी जानकारी के लिए ये बताऊं कि जब हमने ये बात उठाया कि भाई आपने गवर्नर साहब के आदेश की अवहेलना की, तो इन्होंने मेरे खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट करा दिया कि ये सामाजिक अपराधी हैं और ये एनआईवीएच की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस पर भी जांच हुई और इन्होंने हमारे निवास स्थान पे, यहाँ तक कि झारखंड तक मेरे निवास स्थान पे पुलिस भेज दिए थे और हमने इस पे जब पुलिस वालों से कड़ी आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने क्षमा मांगा कि हम गुमराह होकर डायरेक्टर एनआईवीएच के बातों पर आकर हम बिना किसी जांच पड़ताल के आपके निवास स्थान पर चले गए। इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाना अपराध है? जी बिल्कुल अपराध नहीं है। तो मंतोष जी अब ये बताएं कि ये सभी प्रोटेस्ट जो आप एसके सिंह जी के साथ, ऑनरेबल एसके सिंह जी के साथ कर रहे हो, आपकी मंशा क्या है? मतलब बड़ी बड़ी एनजीओ के खिलाफ करना, मतलब आप एनआईवीएच में आना चाहते हैं या एनएफबी में आना चाहते हैं? नहीं सर, मैं एनआईवीएच में बिल्कुल नहीं आना चाहता हूं। अगर आना भी चाहता हूं, अगर मैं किसी पद पे आना भी चाहता हूं तो अपनी योग्यता के आधार पे, ना कि किसी दबाव के आधार पे। अगर मेरे अंदर योग्यता है, कोई पोस्ट निकलती है तो मैं बिल्कुल उस पे दावा पेश करूंगा और मैं योग्य पाऊंगा तो आना चाहूंगा। लेकिन मैं किसी दबाव के आधार पे और अवैध तरीके से बिल्कुल नहीं आना चाहूंगा, है ना। और जहां तक मेरी मनसा की बात है दानिश जी, तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी कीमत पर किसी ब्लाइंड को अपनी ब्लाइंडनेस का नाजायज फायदा उठाकर करप्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मैं हूं या आप हों या मैडम डालमिया हो या इसके रोंगटा जी हो। जी बिल्कुल। तो ये बताएं, लेकिन ये बताएं कि आप संघर्ष कर रहे हैं कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, ताकि हमारी कम्युनिटी में भ्रष्टाचार ना रहे, अच्छे लोग आगे आए और बिल्कुल। जो नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिहीन साथी, उनका विकास हो। तो ये फेसबुक जैसी सोशल मीडिया पर आप लिखते हैं, आप एक जो जनरल मेन स्ट्रीम है उनको कितना मतलब गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि ये कैसी सोसाइटी है? आपको नहीं लगता आपको सोचना चाहिए लिखने से पहले? देखिए दानिश जी, हम लोगों ने हर अंतिम प्रयास किया कि हमारे ब्लाइंड समाज की बात ब्लाइंड समाज में रहे और विधिवत रूप से मंत्रालय, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है ये एनआईवीएच, तो इस पे विधिवत रूप से एक शिकायत दर्ज करा करके उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन हर अंतिम प्रयास करने के बावजूद भी जब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसे समाज में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर इस पे पूरी जांच होती है दानिश जी, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो शारदा चिट फंड और ये जो अन्य इस तरह के घोटाले आजकल सामने आए हैं, उस घोटाले से कम नहीं होगा। तो मैं ये कतई
नहीं मानता कि अगर हमारे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति, इस तरह के लोग हैं, क्योंकि मैं सर इस बीच आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि विगत कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात मैं कुछ अपने साथियों के साथ अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्रीमान लव वर्मा जी के पास गया था और उनसे इस विषय पे काफी चर्चा हुई। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मंतोष जी, मैं ये मानता हूँ कि NIVH जैसे जगह पर कोई ब्लाइंड डायरेक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमें ये अत्यंत यह सुनकर दुख हुआ कि कोई किसी दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने मतलब एक अपराधी प्रवृत्ति के कारण ब्लाइंड समाज की छवि खराब करता है, उससे पूरे ब्लाइंड समाज के कार्य कुशलता पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये अत्यंत ही दुख का विषय है। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह जो आप पर भी लगता है कि मंतोष जी, जैसे आपने खुद बताया, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है मंतोष कुमार एक स्वार्थी हैं? क्योंकि मंतोष कुमार जी ने खुद कहा कि जब एमएड वाला केस हुआ, जब उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन नहीं मिली थी, तो आपको लीडर माना गया, आपको एमएड में एडमिशन मिल गई, लेकिन जो आपके 11 अन्य साथी थे वह उनके लिए मंतोष कुमार ने अपनी तो एडमिशन एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उनके लिए नहीं किया। बिल्कुल हमने आवाज उठाया, लेकिन फिर भी किया अकेले ने आपने एमएड, उनको एडमिशन नहीं मिली, आपने खुद कर लिया। नहीं, हमने किया, हमने सारे साथियों को बताया कि हमें एडमिशन मिला और हमने अवनीश कुमार अवस्थी जी जो अपने संयुक्त सचिव अभी वर्तमान समय भी वो हैं, उनसे भी हमने कहा कि भाई हमारे जो 11 साथी हैं उनको भी मौका दिया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि हम सभी को चिट्ठी लिख करके और पूछेंगे। लेकिन हमने कुछ साथियों को बताया जिसमें हमारे 2-3 साथी आए भी और उन्हें भी एडमिशन दिया गया। हाँ, उन्होंने प्रवेश परीक्षा में वो बैठे थे और इनका ये कहना है कि उनको आपके प्रोटेस्ट के आधार पर एडमिशन मिला, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनको प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर एडमिशन मिला, क्योंकि हमने वो मार्कशीट जो अंक तालिका थी इनकी प्रवेश परीक्षा की उस सत्र की, जिनसे RTI के तहत मांगा था, उन्होंने हमें उपलब्ध नहीं कराए। तो हम 4 जने थे उस 12 में से जिनको एडमिशन दिया गया, लेकिन हमारे अन्य साथियों को नहीं दिया गया। आपने प्रोटेस्ट ये क्यों नहीं किया कि जब तक 12 को नहीं देंगे तब तक मैं भी नहीं दूंगा? जी, हमने सर इस बात की भी है कि हमने उन साथियों से जब वार्ता की तो वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि इसमें कुछ साथी जो है SK रुंगटा जी के करीबी हैं, उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दे करके उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की और कुछ साथी मुकर गए। तो मैं ये मानता हूं कि सर हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित है वो व्यक्ति अगर सामने आने को तैयार नहीं है तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोगों ने, हमारी मीटिंग हुई, हमने ये निर्णय लिया कि जो होना था हो गया, लेकिन अब जो है हम ऐसी एक व्यवस्था बनाएं, हम ऐसे बात करें कि जो हम लोगों के साथ हुआ है अब भविष्य में किसी दृष्टिबाधित के साथ किसी की हिम्मत ना हो ऐसे करने की, जिसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। लेकिन तो जब भी बात आती है रोमटा साहब की, तो एक सिंपल सा वक्तव्य आ जाता है कि उन्होंने प्रलोभन दिया। तो इससे क्या आपके पास कोई प्रूफ है? ए दूसरा मेरा सवाल, क्या आप मानते हैं कि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर का विधि लंका डाय जब प्रलोभन एक्सेप्ट कर लेते हैं? बिल्कुल सर, इस बात को मैं स्वीकार करने में कतई कोई संकोच नहीं करूंगा कि आज हमारे हमारे दृष्टिबाधित समाज की जो दुर्दशा ही मैं कहूंगा। अपने कुछ साथी हैं जो कि अपने जो ये दृष्टिबाधित समाज के जो न्याय की बात आती है तो उसमें अपने निजी स्वार्थ के कारण इस समाज के हित को ताक पे रख के और ब्लाइंड दृष्टिबाधित समाज के हित के साथ समझौता कर लेते हैं, जिसके लिए हमें अत्यंत खेद है। अगर आप चाहेंगे तो मैं, हालांकि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम लेकर भी बता सकता हूं कि कौन कौन से हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किस प्रकार अपने हित के साथ और दृष्टिबाधित समाज के हित के साथ समझौता किया है। नहीं, मैं नाम तो अभी नहीं चाहूंगा कि आप किसी का लें, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपसे जानेंगे कि वो नाम क्या है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये अत्यंत खेद का विषय है पूरे दृष्टिबाधित समाज के लिए कि अपने कुछ दृष्टिबाधित साथी अपने व्यक्तिगत हित के लिए मतलब अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पूरे दृष्टिबाधित समाज के साथ हित के साथ समझौता कर लेते हैं। ये अत्यंत ही आने वाले भविष्य के लिए काफी दुखद घटना है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपने, जैसे आपके पास जब बात आती है प्रलोभन की, तो आपके पास कोई प्रूफ है या आप गेस वर्क है, ऐसा हो सकता है?
नहीं सर, हमारे पास प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ कीजिए। देखो दानिश जी, ऐसा है, हम लोगों की ये प्रवृत्ति है, हमारे संगठन के सभी सदस्यों की जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, कि हम कहीं भी कभी भी बिना किसी तथ्य के बात नहीं करते। मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ या बोलूंगा, उससे सारे विषय पर मैं आपको, अगर आप चाहेंगे तो विथ डॉक्यूमेंट्स ये प्रूफ करूंगा कि मैंने ऐसा। क्या प्रूफ है आपके पास कि रोमटा साहब ने प्रलोभन दिया लोगों को? जी, मेरे पास ये प्रूफ है कि देखिए, हमारे कुछ साथी जो यहाँ प्रोटेस्ट में मेरे साथ थे शुरू में, इन्होंने उनको दूसरे जगह एडमिशन देने के बहाने, है ना, दूसरे जगह एडमिशन दिलाने के बहाने, और कुछ साथियों को NIVH में ही एडमिशन दिलाने के बहाने हमारे से अलग करने की कोशिश की, और बिना किसी प्रक्रिया के प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी कुछ लोगों को NIVH में ही एमएड में एडमिशन दिया गया, जो कि प्रारंभिक समय में हमारे साथ थे, और उन्हें हमारे से तोड़ने की कोशिश की गई। हमारे पास विद डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है। अच्छा, ये बताए मंतोष जी, आपने शुरू से बता रहे हो आप गवर्नर से मिले, मंत्रालय से मिले, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, देन व्हाई डोंट यू गो टू कोर्ट, व्हाई डोंट यू सू देम? आप अदालत में क्यों नहीं जाते और केस क्यों नहीं करते उन पे? देखिए दानिश जी, अनेक मुद्दे पे, जैसे हमने आपको बताया, हम कंज्यूमर कोर्ट गए, अनेक मुद्दों को लेकर हम CCPD गए, लेकिन यहाँ हमने अनुभव किया, हमारे सभी साथियों ने अनुभव किया कि ये हम लड़ते हैं चंदे के पैसे से, और ये लड़ते हैं सरकारी पैसे से, और उसमें होता क्या है कि ये अनावश्यक मतलब डिले करने की कोशिश करते हैं। और ये जो अदालती मामला है, आपको पता है कि 20-20 साल तक किसी मुद्दे पर डिसीजन नहीं आती है, तो हम अदालत जाएंगे तो ये निश्चित तौर पे ये ऐसा प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे को 10 साल 15 साल लटकाया जाए, और ये सरकारी पैसे से लड़ेंगे। और हम थोड़े से साधन संपन्न ना होने के कारण हम इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर होते हैं। दृष्टिहीन जो साथी है उनको कोर्ट में फ्री वकील मुहैया करवाया जाता है? हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि फ्री वकील मुहैया कराया जाता है। हमारी अनेक वकीलों से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने, कुछ ऐसे भी लोग थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जिन्होंने ये कहा कि मंतोष जी, हम हर मुद्दे पे आपके साथ हैं, लेकिन NIVH जैसी संस्था, आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरी संवेदना आप लोगों के साथ है, लेकिन मैं अपने पर्सनल हित को ध्यान में रखते हुए मैं NIVH के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। तो ये मंत्रालय जो है, आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो जो मंत्रालय है फिर वो आपकी बात क्यों नहीं सुनता? क्योंकि अब हमने जो NRD के खिलाफ जो किया, तो बार बार बताया जाता है कि कुछ होगा, अभी आश्वासन दिया है, लेकिन आपको आश्वासन मिलते हैं, उस पर कुछ होता नहीं, तो भी क्या लगता है आपको? देखिए दानिश जी, मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूंगा कि जब 2006 में इनकी एज ए डायरेक्टर NIVH नियुक्ति हुई, तो उस समय पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी जो थी, वो अपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की मंत्री थी, कांग्रेस की सरकार थी, और उनसे मैडम अनुराधा डालमिया के व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे थे। और यहाँ तक कि ये भी प्रमाण है, इन्होंने मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया है कि इनके फादर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के क्लास फेलो रहे हैं, और उनके काफी करीबी रही हैं। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे कुछ लोग इनके अप्रत्यक्ष रूप से इनका सहयोग कर रहे हैं, और इस कारण से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी तक इस मुद्दे पर लेकर, वर्तमान निदेशक महोदया की नियुक्ति के मुद्दे पर लेकर मंत्रालय से 2-3 दफे उच्च स्तरीय जांच आ चुकी है, और जांच समिति को हम लोगों ने सारे तथ्य अवगत कराए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर हमने वर्तमान निदेशक के नियुक्ति संबंधी फाइल का निरीक्षण किया, और उस फाइल में उनके शैक्षिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए गए, लेकिन हो सकता है वो दस्तावेज कहीं और हों। तो ये क्या मामला है? अगर उनकी नियुक्ति से संबंधित फाइल में उनके दस्तावेज नहीं है, तो वो दस्तावेज हैं कहाँ? उसकी कोई जांच क्यों नहीं कर रहा है? आप इससे समझ सकते हैं। और दानिश जी, ये बात मैं आपको बताऊं, जब ये डायरेक्टर NIVH के पद पे नियुक्त होने से पहले डिप्टी कमिश्नर के पद पे जब नियुक्त थे डिसेबिलिटी कमीशन में, तो उस समय हमारे मंत्रालय के विकलांगता कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती स्तुति कक्कड़, जो कि अभी दिसंबर में हमारे मंत्रालय के सचिव के पद से रिटायर की हैं,
वो उस समय संयुक्त सचिव के पद पे कार्यरत थे और उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के इनको एक फर्जी बायोडाटा के आधार। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। पर नियुक्त करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत जी अभी बोलिए। तो जी, उनके सारे लोगों के उस पर प्रश्न चिन्ह आएगा कार्यकुशलता पे जो इनके साक्षात्कार समिति में शामिल थे। तो ये काफी बड़ा चयन है। लेकिन आप उसके उनकी नियुक्ति पर ही बात कर रहे हैं, उसके आगे क्या करप्शन हुई तो उसके बारे में नियुक्ति से क्या फर्क पड़ता है? एसके सिंह जी एनआईवीएच के डायरेक्टर बनना चाहते हैं या डॉक्टर चौहान? नहीं, ना ही एसके सिंह एनआईवीएच के डायरेक्टर बनना चाहते हैं और ना ही डॉक्टर चौहान एनआईवीएच के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि एनआईवीएच का डायरेक्टर ऐसा हो जो निस्वार्थ भाव से किसी खास संगठन के पक्ष को ना रखते हुए निस्वार्थ भाव से ब्लाइंड समाज के हित में काम करे। और सर, जहां तक आपने वो कौन सा संगठन है? एनएवीएच, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड? ना ही एनएवी है और ना ही एनएफबी है सर। काफी योग्य व्यक्ति हमारे समाज में उपलब्ध हैं और काफी ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में काफी उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। और इन मैडम अनुराधा डालमिया के पास विशिष्ट शिक्षा दृष्टिवादा से संबंधित कोई प्रशिक्षण का प्रमाण नहीं मिलता। तो बिना अनुभव के, बिना किसी शैक्षिक योग्यता के किसी व्यक्ति को किसी पद पर रख दिया जाए तो कैसे, किस कार्यकुशलता से काम करेगा? प्रश्न ये उठता है। तो कहीं ना कहीं इनके शैक्षिक योग्यता की, कहीं ना कहीं इनके अनुभव की कमी, जो यहाँ जो करप्शन हो रहे हैं, हम जिसे करप्शन बोलते हैं, तो उसका प्रभाव झलकता है कि किस प्रकार ये खुलेआम करप्शन करती हैं बिना किसी डर भय के, और साफ कहती हैं कि मैं मनमोहन सिंह जी की भतीजी लगती हूँ, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह हमारे पास प्रमाण है। इन्होंने मीडिया के सामने भी एक्सेप्ट किए हैं कि मनमोहन सिंह जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध काफी अच्छे रहे हैं। जी रानी जी, तो ये कारण मैं बिल्कुल उनको बुलाऊंगा और उनसे भी बात करूंगा तमाम आपकी बातों पे। तो कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, हमारे एक दोस्त ने ही आर्टिकल लिखा था, वो देहरादून आए थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ सिर्फ 4 रोटियां दी जाती हैं बच्चों को दोपहर को, और जो हमारे रिसर्च के स्टूडेंट है उनको एमएड बीएड वालों से बात करने नहीं दिया जाता, और एमएड और बीएड वाले जो बच्चे हैं उनको इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये वो घूम के आए थे और आप वहाँ पर रह के आए हैं। जी, बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा सर। यहाँ जो मेस की स्थिति काफी ही दयनीय है और बीच बीच में यहाँ पे काफी जो यहाँ बच्चों को जो भोजन दिया जाता है उसकी क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बच्चों को, या चाहे वो ट्रेनी हो या स्टूडेंट हो, उनको इस तरह से डरा करके रखा गया है कि किसी की हिम्मत नहीं होती इनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा दानिश जी कि यहाँ निदेशक महोदया के खिलाफ आवाज उठाने वाले अनेक लोग, अनेक छात्र, अनेक कर्मचारी ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ बदले की से प्रेरित होकर किसी को सेक्सुअल हरासमेंट के केस में फंसा दिया गया, किसी का बदले की भावना से किसी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया गया। मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ सीनियर मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर श्री ब्रिजेश शर्मा जी, जो इनके खिलाफ, इनके मतलब काले कारनामों में साथ देने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनके खिलाफ गलत आरोप लगा करके उनको कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया और पिछले 3 सालों से उनको विदाउट पे रखा गया। तो इस तरह के केसेज हैं जिस कारण से, जिससे सबक लेकर यहाँ कोई दृष्टिबाधित यहाँ का या यहाँ काम करने वाला कोई भी कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज उठाने से डरता है, काफी भयभीत है। और ये जो इन्होंने बीएड डिपार्टमेंट की बात की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक छोटे से गेस्ट हाउस में इनका स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है, जिसमें डीएड, बीएड और एमएड की कक्षाएं आयोजित की जाती है। और इसमें एक छोटा सा कंप्यूटर लैब है जिसमें नेट की तो बात छोड़िए, कोई सिस्टम भी, कंप्यूटर सिस्टम भी प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो काफी स्थिति दयनीय है। और एक छोटे से गेस्ट हाउस में, एक कमरे में आप समझ सकते हैं कि 25 छात्रों का कक्षा आयोजित करना, जिसको हम लोगों ने मंत्रालय को भी लिखा लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, 7 फीट के दीवार बनाने के लिए इनको 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए इनको पैसा नहीं मिलता। ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है। तो आपने बताया आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं है, तो फिर बावजूद उसके कब तक लड़ते रहोगे आप? देखो दानिश जी, मैं ये कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ कि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं होता तो कंज्यूमर कोर्ट हम डिस्ट्रिक्ट में जीते तो ये स्टेट
में इन्होंने अपील किया, स्टेट ने भी इनके अगेंस्ट डिसीजन दिया, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल ने इनके अगेंस्ट डिसीजन दिया, इन्होंने हमारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है तो पुलिस वालों ने खेद व्यक्त किया और इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और मंत्रालय में भी सारी कुछ पुष्टि हो चुकी है। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ अधिकारीगण अपने बचाव में या अपने ताकत का दुरुपयोग करके इस मामले को दबा रहे हैं, तो मैं कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम ये मानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज ना कल हम लोगों को न्याय मिलेगा और ये मामला जो है बड़े स्तर पे, आपने सोशल नेटवर्किंग की बात कही कि मैं सोशल नेटवर्किंग में लिखता हूं, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं फेसबुक पे या अन्य किसी सोशल नेटवर्क जो भी लिखता हूं उसके हमारे पास पर्याप्त तथ्य हैं, नहीं तो अन्यथा ये हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करके ये मानहानि का दावा भी कर सकते हैं। तो इन सभी मामलों से हमें सचेत होकर और हमारे पुराने साथियों के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया है, यहाँ के ऐसे कर्मचारी जो इनके खिलाफ आवाज उठाए हैं उनके साथ इन्होंने जो व्यवहार किया है उससे सबक लेकर मैं पूरी सतर्कता बरतता हूँ और पूरे तथ्य के साथ मैं कोई भी चीज लिखता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज लोग क्यों नहीं आपके साथ हैं? जी, फिर लोग आपके साथ क्यों नहीं है? नहीं, आप ऐसा मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अगर हमारे साथ लोग नहीं है तो आखिर कैसे जंतर मंतर पे हमारे पास 500 से 700 800 लोग इकट्ठा हो जाते हैं? कहते सिर्फ 70-80 लोग थे जी, कहते 70-80 लोग थे सिर्फ, ये आंकड़ा झूठ है आपका? जी जी सर जी, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सिर्फ 70-80 लोग थे वहां पे। देखिए सर, आप हमारे जो अप्रैल में जो हमारा प्रोटेस्ट हुआ था उस प्रोटेस्ट की बात करें तो ये अखबार में भी आया है कि हम लोगों ने 9 अप्रैल को जो एक जंतर मंतर पे रैली आयोजित किया था एनएफपी बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, तो उसमें मोर देन 500 लोग थे और 16 तारीख को जो रैली हुई थी उसमें भी रोंगटा जी ने भी एक रैली आयोजित किया था और हम लोगों ने भी एक रैली आयोजित किया था। तो उस रैली में भी हमारे पास 400 से 500 लोग थे। तो ये जो लोग ये कहते हैं वो समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास लोग नहीं हैं, अगर हम समाज विरोधी हैं, तो आखिर क्या कारण है कि श्रीमान रोंगटा जी और मैडम अनुराधा डालमिया जी सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है? हम तो कहीं भी कभी भी किसी भी मंच पर सामने आकर बहस करने को तैयार हैं विद डॉक्यूमेंट्स। तो आखिर कारण क्या है कि ये लोग सामने आके बात नहीं करना चाहते? वो सामने मैं लाऊंगा उनको, चिंता मत करें, मैं सामने उनसे बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अगर आप सामने बात कराएंगे तो मैं आपके प्रति काफी आभार प्रकट करूंगा कि हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में अभी भी हमारे ऐसे अनेकों दृष्टिवादी साथी हैं जो कि गुमराह हैं, उनको गुमराह किया गया है, उनको सच्चाई का तो आप मानते हैं कि जो लोग नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ हैं और जहाँ फिर जो लोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड यानी कि NIVH के साथ हैं, वो या तो दबाव के कारण काम कर रहे हैं या प्रलोभन के कारण काम कर रहे हैं? देखिए दानिश जी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, हम भी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ हैं और हम भी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड के साथ हैं। हम इन दोनों संस्थाओं के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं। हाँ, इस संस्थान में काम करने वाले कुछ अधिकारीगण जो अपने पद का दुरुपयोग करके और अपने निजी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर के इस संस्थान के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जो लोग उन लोगों के साथ है वो किसी ना किसी दबाव में आकर काम कर रहे हैं या तो फिर काफी भारी संख्या में लोग गुमराह हैं। अभी मैं विगत कुछ दिनों पहले वेस्ट बंगाल गया था, वहाँ काफी लोगों से मेरी बात हुई तो उन लोगों ने काफी आश्चर्य व्यक्त किया और उन्होंने ये कहा कि ये तो सच्चाई हमें पता ही नहीं थी, आज तक हमें इस बात की जानकारी ही नहीं थी। रोंगटा जी तो अब तक ये कहते रहे कि ये समाज विरोधी हैं, इनके पास तो कोई काम नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। तो इसलिए मैं आज भी जानता हूं कि हम लोगों ने जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कहीं कमी है कि हम संसाधन के अभाव के कारण राष्ट्रीय स्तर पे पूरे तरह प्रचार प्रसार नहीं कर पाए और अभी तक काफी ब्लाइंड साथी जो हैं, अपने दृष्टिवादी साथी गुमराह हैं। इसलिए हम अब सोशल नेटवर्किंग का और अन्य माध्यमों का सहारा लेते हैं ताकि हमारे जो साथी गुमराह हैं उनको सच्चाई का पता चले। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि रोंगटा जी और मैडम अनुराधा डालमिया जी सामने आए और हम भी उनके हर प्रश्न का जवाब देंगे और वो भी हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दें, तो ताकि हमारे सभी दृष्टिवादी साथी जो है, हमारे समाज के जो भी लोग हैं, सबके सामने सच्चाई खुलकर आए। जी दानिश जी, तो आपने बोला आप कंज्यूमर कोर्ट में गए, आपने वहां पर 60,000 रुपया मुआवजा आपको दिलाने की बात हुई, तो बीच में क्यों छोड़ दिया आपने? आधी मतलब जब आप फाइट कर रहे हो तो चीजें बीच में क्यों छोड़ देते हो? नहीं नहीं नहीं, कतई ये बात बिल्कुल गलत है कि मैं बीच में छोड़ दिया, और मैं उस पर अभी भी फाइट कर रहा हूँ और कंज्यूमर कोर्ट ने फिर से इनको नोटिस भेजा है
कि आपने इनको मुआवजा क्यों नहीं दिया, इस पर कार्रवाई चल रही है मंत्रालय से भी मेरे। हाँ, ये बात सही है कि इन्होंने मेरे ऊपर दबाव बना करके काफी प्रयास किया कि इनसे ये लिखवा लिया जाए कि हमारा NIBH के साथ समझौता हो गया क्योंकि हमें एडमिशन मिल गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एडमिशन हमें मिला है, हमारे उन साथियों को एडमिशन नहीं मिला जिनके साथ अन्याय हुआ। और मैं ये चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जो घटना हमारे साथ घटी, हमारे आने वाले किसी दृष्टिबाधित साथी के साथ ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि मैं सोशली रूप से कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा हूं, काफी दिनों से सोशल वर्क करता रहा हूं, इसलिए हमें लोगों ने चंदा दिया और मैं कोर्ट से केस लड़ पाया। हर दृष्टिबाधित साथी के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कि वो कोर्ट जाएं, और हर कोई कुछ जागरूकता के अभाव में या कुछ दबाव में या अनेक समस्याएं हैं। आप समझ सकते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कोर्ट जाना, अदालत के चक्कर काटना, अगर कोई बड़ा संगठन उनका साथ नहीं देता तो कितना कठिन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमने शुरुआती दौर में जब ये आंदोलन चलाया था, जब मैं कोर्ट गया था, तो उस समय हम काफी गिने चुने लोग थे। और अब जो है धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है। अब यह समय आ चुका है कि हमारे साथ हजारों लोग इकट्ठा होने को तैयार हैं। तो आपने संसाधनों की बात की, आपने 2 NGOs का जिक्र कर रहे हैं बार बार, NIBH और NFB का। तो बाकी भी तमाम NGOs हैं, उनके पास संसाधन है। क्या उन्होंने कभी फील नहीं किया कि ये करप्ट हैं या इनके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए? उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया? देखिए सर, कुछ NGO हैं जिन्होंने हमें काफी सहयोग किया। और हमारे जो भी हम लोगों ने, आप ये चीज को समझ सकते हैं दानिश जी कि एक बड़े स्तर पे सड़क पे आने में, सड़क से लेकर संसद तक जो आवाज उठाने की बात होती है, उसमें कितने बड़े स्तर पर संसाधन की जरूरत है, कितना खर्च आता है। तो बिना सहयोग के, बिना NGO के सहयोग के, बिना समाज के सहयोग के संभव नहीं है। कि आपको मैं बताऊं, हमारे आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर के जगह जगह के लोग आते हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने में काफी भारी मात्रा में धन व्यय होता है। तो हम लोगों ने 3-4 प्रोटेस्ट किए, हम लोगों ने NIBH के स्तर पर भी काफी प्रोटेस्ट किए, हमने कोर्ट में केस लड़ा, हम जगह जगह घूम घूम के काम करते हैं, हम रीडर रखते हैं, हमारे सारे कागजात, हम वकील कोर्ट में लड़ने के लिए वकील रखते। तो ये सारे पैसे अगर हमें NGO सपोर्ट नहीं करती तो आता कहाँ से? दानिश जी, मैं आपको एक और बात से अवगत कराना चाहूंगा कि जब 2012 में जो हम लोग ये B.Ed M.Ed का जो मामला सामने आया था, तो हमने अनेक NGO को पत्र लिखा था, जिसमें कि NFB भी शामिल है। हमने श्रीमान रोंगटा जी को भी पत्र लिखा था कि हम दृष्टिबाधितों के साथ ऐसी ऐसी घटना घट रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, आप हमारा सहयोग करें। लेकिन रोंगटा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इसी मुद्दे पर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कन्वेंशन ऑफ द ब्लाइंड इंटेलेक्चुअल के महासचिव डॉक्टर RS चौहान जी का, NIBH के सुप्रीमो श्रीमान SK सिंह जी का, और दिल्ली में एक 4-5 संगठन मिलकर आई जॉब इंडियन जज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लाइंड एक संयुक्त संगठन कार्य कर रही है, इनके पदाधिकारियों का, कि ये लोग आगे आए और इन्होंने इसमें पूरा सहयोग किया, उचित मार्गदर्शन किया और पूरा सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है, काफी NGO ने साथ दिया। लेकिन हाँ, जिस प्रकार हम लोग NFB के सुप्रीमो से भी उम्मीद करते थे कि निश्चित तौर पे ये ब्लाइंड समाज के हित में ये घटना नहीं घटी है, इसमें उनका सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे फोन पर भी बात की तो बोले कि इस मुद्दे पे, NIBH के मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम लोगों ने NIBH डायरेक्टर के खिलाफ मंत्रालय में आवाज उठाई तो उसके अगले दिन वो मंत्रालय चले गए अपने दल बल के साथ कि डायरेक्टर NIBH को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति हमें समझ में नहीं आया। मैं इससे काफी आहत हूँ कि आखिर क्या कारण है कि रोंगटा जी ने इस मुद्दे को उठाने से मतलब इनकार कर दिया। और मंतोष जी, आपको नहीं लगता कि आपके जो मुद्दे हैं वो लोग जो स्टूडेंट से जुड़े हुए नहीं है, जो आम जो दृष्टिहीन साथी, उनसे आपको स्टडी की अच्छी क्वालिटी के लिए फाइट करनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि B.Ed में एक बहुत छोटा सा एक गेस्ट रूम आपको दिए हुए हैं, जो कैंपस को बड़ा करने का होना चाहिए, जो अच्छे खाने पीने के लिए आपको लड़ना चाहिए, ऑडियो लाइब्रेरी या टेक्टाइल जो पाथवे हैं उसके लिए लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि आपको बढ़ना चाहिए कि किसकी नियुक्ति कैसे हुई है या कौन बंदा कितना करप्ट है। आप व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ रहे हैं, मुद्दों पे नहीं लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए दानिश जी, ये मेरा अब तक का अनुभव है। हम लोगों ने अब तक, आपको मैं दस्तावेज भी दिखा सकता हूँ, हमने अनेक मुद्दे पर जो गड़बड़ियां होती है तो हम लोग डायरेक्टर NIBH को सुझाव देते रहे हैं कि ये गलत काम हो रहा है, इससे ब्लाइंड समाज को काफी भविष्य में खतरा हो सकता है, तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए।
तो उसमें इनकी अंदर एक भावना बैठ गई है कि ये हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि हम ये हर मंच पे कहते हैं कि हम मैडम अनुराधा मोहित के कतई दुश्मन नहीं हैं, हम श्रीमान रोंगटा जी के कतई दुश्मन नहीं हैं, हम समाज का भला चाहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति दृष्टिबाधित समाज के हित में काम नहीं करेगा, जो दृष्टिबाधित समाज के हित के साथ खिलवाड़ करेगा, हम निश्चित तौर पे उसके विरोधी हैं और उस मुद्दे पर हम उनका विरोध करेंगे। तो अब तक का जो हमारा अनुभव है, हमने ये मान लिया है कि मैडम अनुराधा डालमिया जी का और श्रीमान रोंगटा जी के कतई ये मंशा नहीं है कि ब्लाइंड समाज का उत्थान किया जाए। और इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि जब तक ये लोग हमारे समाज से बाहर नहीं होंगे, दृष्टिबाधित समाज का उत्थान कतई नहीं हो सकता। हम लोगों ने किताब में पढ़ा है दानिश जी कि सदियों पहले समय ऐसा था कि किसी घर में कोई दृष्टिबाधित बच्चा पैदा लेता था तो उसे पहाड़ों से फेंक दिया जाता था या भांति भांति के योजना बनाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो मैं ये मानता हूँ, मैं इस बात को कहने से कतई नहीं कतराऊंगा कि अगर ये लोग बने रहे और इनकी वर्तमान नीति कायम रही तो आने वाले समय में फिर वो समय आने वाला है जो हमारे दृष्टिबाधित साथियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इससे हम लोग आहत हैं और किसी भी कीमत पर हम लोग अपने रहते भर अपने जीते जी NIVH और NFB की प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास करेंगे। जी दानिश जी, आने वाले समय में मंतोष हमें NFB के जनरल सेक्रेटरी या NIVH के डायरेक्टर दिख सकते हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि हम लोगों ने कभी किसी पद का लालच नहीं किया, हम किसी पद के लालच के लिए काम नहीं करते। जो नेत्रहीनों के उत्थान के लिए आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि NFB का जनरल सेक्रेटरी वही बने, NIVH का डायरेक्टर वही बने जो निस्वार्थ भाव से दृष्टिबाधित समाज के हित की बात करे। मैं ये कतई नहीं स्वीकार करता हूँ, मैं कतई नहीं चाहता या हमारे साथ के काम करने वाले कोई लोग ये कतई नहीं चाहते, हमारी कतई ये मनसा नहीं है कि हम NIVH का डायरेक्टर बने या SK सिंह NFB के जनरल सेक्रेटरी बने। जो लोग ये लोकतांत्रिक NFB एक लोकतांत्रिक संस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग चयनित होंगे, जो ब्लाइंड समाज का हित चाहते हैं, हम निश्चित तौर पे उनका सम्मान करेंगे। और जो लोग एक प्रॉपर चैनल से NIVH का डायरेक्टर नियुक्त होंगे और हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे ब्लाइंड समाज के उत्थान के लिए। हम लोगों ने तो अनेक मोर्चों पर बिना किसी शुल्क के, बिना किसी मेहनताना के अनेक NGO के साथ काम किया है और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम बिना किसी मेहनताना के भी काम करने को तैयार हैं, बशर्ते ब्लाइंड समाज का हित होना चाहिए। जी जी। तो अभी आप रिसेंटली जो आपका संघर्ष है, बेसिकली आप लिसनर्स को क्या बताना चाहते हैं? आप सीधा चाहते हैं कि अनुराधा मोहित जी या डालमिया जी उनकी जो गैर नियुक्ति हुई है गैर कानूनी तौर पे, या रोंगटा साहब को इनको NFB या NIVH से बाहर निकाल दिया, ये आपकी मुद्दे हैं? या फिर NFB या NIVH का जो प्रशासन है उसे प्रशासनिक तरीके से सही किया जाए? आपकी मांग क्या है? जी बिल्कुल दानिश जी, मैं ये चाहूंगा कि इसे प्रशासनिक तरीके से सही किया जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने ब्लाइंड होने का नाजायज फायदा उठाकर किसी पद का दुरुपयोग किया है या किसी पद को हासिल करने के लिए उन्होंने गलत तरीके अपनाए हैं, तो निश्चित तौर पे हम सब ये चाहते हैं कि उसकी उचित तरीके से जांच हो। अगर हमारे आरोप सही हैं, अगर हमारे आरोप ये सही हैं कि डायरेक्टर NIVH की नियुक्ति अवैध तरीके से हुई है, तो हम ये निश्चित तौर पे चाहेंगे कि इनको तत्काल बर्खास्त करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ब्लाइंड होने के कारण किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे ब्लाइंड समाज के कुछ, जिन्हें हम मठाधीश कह सकते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर भी आरोप लगाए कि आप लोगों को यह बुरा नहीं लगता कि आप एक दृष्टिबाधित महिला के खिलाफ इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। तो हमारा उनसे यही कहना है कि आप ये बताएं कि अगर कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति रेप केस जैसे मामले में संदिग्ध पाया जाता है तो क्या उससे दृष्टिबाधित होने के कारण क्षमा किया जाएगा? अगर उसे क्षमा नहीं किया जाएगा तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैडम अनुराधा डालमिया ने इतना बड़ा अपराध किया, इस पोस्ट को हासिल करने के लिए इतना बड़ा उन्होंने झूठ बोला, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हम ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति को ब्लाइंडनेस के आधार पर किसी करप्शन से मुक्त किया जाए, किसी प्रकार की कोई रियायत बरती जाए। अगर मैं भी किसी करप्शन में शामिल हूँ, SK सिंह किसी करप्शन में शामिल हैं, डॉक्टर RS चौहान किसी करप्शन में शामिल हैं, SK रोंगटा किसी करप्शन में शामिल हैं, दानिश महाजन किसी करप्शन में शामिल हैं, तो सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो आप मानते हैं कि रेप केस और पद को नियुक्त मतलब अपने पद को हासिल करना सेम है? उन्होंने जिस प्रकार हमारे ऊपर कटाक्ष किए, हमारे साथ के लोगों के कटाक्ष किए कि आपको ये सोचना चाहिए कि एक ब्लाइंड बेशक उन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति पाई, तो हमारी उनसे एक ही प्रश्न होती है, यहाँ तक कि अपने
पूर्व सचिव महोदया मैडम स्तुति कक्कड़ ने भी मेरे सामने ये प्रश्न उठाए थे कि आपको ये नहीं लगता कि ये ब्लाइंड लेडी, आप इनके खिलाफ इस तरह से आवाज उठा रहे हैं? तो हमने उनके सामने भी यही बात कहा कि मैडम हमने तथ्य रखे हैं और आपके सामने ये सारे मामले रखे हैं कि हमारे एनआईवीएच में हमारे ब्लाइंड समाज पे कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो आप क्या अगर इस मामले को सिर्फ ब्लाइंडनेस के आधार पे आप रफा दफा करना चाहती हैं, तो क्या भविष्य में कोई ब्लाइंड इस तरह के केस में शामिल होता है तो उन्हें भी क्षमा किया जाएगा? अगर उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा तो फिर इनके साथ ऐसी हमदर्दी क्यों? हमारा प्रश्न ये है, हम इसे रेप केस से कतई इसकी तुलना नहीं करता, लेकिन इस तरह के जो प्रश्न करते हैं तो हमें उनसे इस तरह के सवाल करने पड़ते हैं कि आखिर उस तरह के केस में किसी के साथ रियायत नहीं बढ़ती जाएगी तो इस केस में ही क्यों? हमारा प्रश्न ये है। आगे आपके संघर्ष की रूपरेखा क्या रहेगी? कब तक संघर्ष करते रहेंगे? जी बिल्कुल अनिल जी, हम लोग अभी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मुलाकात के लिए प्रयासरत हैं। हम लोगों ने 3-4 बार उनसे पत्राचार किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी सार्थक जवाब मिला है। तो हम लोग काफी उत्सुक हैं कि हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री महोदय के बात में ये कानों में ये बात जाएगी तो उसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोगों की प्लानिंग ये है कि अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद भी अगर इस पे कुछ नहीं होता है तो हमारा अंतिम ये विकल्प है सामाजिक तौर पे या एक प्रशासनिक तौर पे कि हम इस पे करें। उसके बाद आपने जो एक अंतिम विकल्प बताया कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, तो हमारी प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे लिए अंतिम विकल्प बन जाएगा कि हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और हम उसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने लोगों से अपील किया है कि अपने स्तर पे चंदा इकट्ठा करें, क्योंकि किसी एक व्यक्ति किसी एक संस्था के बस में नहीं है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट से, क्योंकि सरकारी पैसे से लड़ते हैं और सरकारी धन का इन्होंने काफी इस्तेमाल किया है अपने पद के बचाव में। तो इसके लिए हम अपने अनुभव के आधार पर हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और अगर आगे जरूरत पड़ी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम बिल्कुल कोर्ट जाने को भी तैयार हैं। जी दानिश जी। जी, तो लिस्टनर्स को आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे और एनएफबी के कुछ और मुद्दे आप बताना चाहेंगे जहां पर बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है? बिल्कुल, देखिए दानिश जी, हम जैसे संगठनों से जुड़े हैं तो काफी भारी संख्या में छात्रों का हमारे पास फोन आता है कि मंतोष जी देखिए हमने एनएफबी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने हमें स्कॉलरशिप नहीं दिया, मेरे से कम परसेंट प्राप्त करने वाले छात्रों को इन्होंने स्कॉलरशिप दिया और उनका ये कहना है कि आप हमारी रैली में नहीं आते हो इसलिए हम आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो ये सब मुद्दे हैं जिससे हम लोगों की घोर आपत्ति है। हमारा ये कहना है कि एक समान मापदंड होना चाहिए जिसमें कि जो कोई भी अगर दृष्टिबाधित अगर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है और वो एनएफबी का मेंबर है तो उसे निश्चित तौर पे एक समान मापदंड के आधार पे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। आप लोन के बारे में भी काफी चर्चा हो चुकी है, इनकी लोन की स्कीम भी काफी पक्षपातपूर्ण है और ये किसी मुद्दे पे काम करते हैं। जैसे इन्होंने मैडम अनुराधा डालमिया को बचाने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें शर्म आती है इस तरह की बात करके कि जब 6 सितंबर 2013 को हम लोगों ने एनआईवीएच में एक प्रोटेस्ट किया था तो इसने हमारे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए श्रीमान रोंगटा जी ने इंदर सिंह जी के नेतृत्व में कुछ सदस्यों का समूह भेजा था कि किसी भी प्रकार से दल बल से इनके प्रोटेस्ट को सफल नहीं होने देना है। तो एनएफबी का धन का दुरुपयोग जो इस प्रकार के कार्यों के लिए हो रहा है इससे हमारी घोर आपत्ति है। तो मैं अपने सभी साथियों को यही बताना चाहूंगा, यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप सभी तथ्यों को समझें, किसी के बातों में गुमराह ना हो और सभी तथ्य का अवलोकन करने के बाद आप निर्णय लें कि कौन सही है कौन गलत है, आपको किसका साथ देना चाहिए किसका साथ नहीं देना चाहिए। जहां तक मेरा प्रश्न है तो हमारे देश का कोई भी दृष्टिवादी साथी अगर हमारे संघर्ष से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्राप्त करना चाहता हो तो मैं निसंकोच उन्हें वो दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा। हमारे जो संघर्ष है वो खुली किताब है, वो सामाजिक सहयोग से चल रहा है और वो समाज के हर दृष्टिवादी साथी का ये अधिकार है कि उसके बारे में वो जाने और हमें हर दस्तावेज उनको उपलब्ध कराने को तैयार हूँ। जी। और मंतोष जी, प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कामना करता हूँ कि जीत सत्य की हो। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी कठिनाई के बावजूद इतने जटिल प्रयास कर रहे हैं और लड़ रहे हैं एक लंबे अरसे से। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि एनजीओ जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं
ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, जो उन पे नजर रख सके, समय समय पर मुद्दों को उठाते रहें, और आप इस काम को कर रहे हैं। हालांकि बहुत दुखदाई सिचुएशन है आपकी कि सभी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी आपको अभी तक बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन हम यही कामना करते हैं कि सच्चाई की जीत हो। आप इसी तरह संघर्ष करते रहें, सच्चाई पर डटे रहें और लड़ते रहें। रेडियो उड़ान पर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर आपका भी। और मैं लिसनर्स कोशिश करूंगा, बल्कि आपको जल्दी ही मैं इस मुद्दे के दूसरे पक्ष जानी मैडम अनुराधा मोहित जी से रूबरू करवाऊंगा। उनका वक्तव्य हम रेडियो उड़ान पर जल्दी सुनेंगे। और आप रेडियो उड़ान को प्यार बख्श रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो उड़ान पर रोज खेलो रोज जीतो सेगमेंट भी खेलते रहें। आपको सिर्फ 7 से 11 बजे तक आपको रेडियो उड़ान के प्रोग्राम सुनने हैं। उसमें हम आपको एक कोड बताएंगे, आपको वही कोड हमें सेंड करना है, चाहे वो एसएमएस कर दें 9463668196 पे, या फिर आप हमें स्काइप आईडी पे चैट कर दें रेडियो उड़ान पे, या फिर मेल कर दें mail@रेडियो उड़ान पर, और आप रोज प्राइजेस जीतते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। अगला प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, बने रहिए रेडियो उड़ान के साथ।